Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about light. तो आज हम लाइट चैप्टर का वन शॉट सीरीज लेके आए हैं। तो वन शॉट सीरीज के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा था। तो आज के सेशन में हम लाइट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा लाइट है उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी है। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों में कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं ही, साथ के साथ ये दोनों चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। अगर तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं ना, तो न्यूमेरिकल्स जो है वो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से ही आते हैं। ये दोनों चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के सेशन में हम लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का जो सेशन है वो क्या है, हमारा लाइट है। तो अगर मैं तुमसे लाइट के बारे में बहुत ही बेसिक बातें करूं तो लाइट क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि लाइट क्या है। तो लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है भाई? एक एनर्जी है जो किसी भी चीज को विजिबल बनाती है। अगर हम किसी चीज को देख पा रहे हैं ना, इट इज ऑल ड्यू टू द लाइट। लाइट की वजह से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। तो अगर मैं लाइट की बात करूं कि लाइट क्या है, तो बहुत ही छोटी सी बात करेंगे। लाइट क्या है? Light is a form of energy. Light is a form of energy. और लाइट की अगर मैं स्पीड की बात करूं तो लाइट की स्पीड तो देखो हमें रटी हुई होती है। लाइट की स्पीड अगर नहीं पता तो इसको याद रखना, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और किलोमीटर में चेंज करना होगा तो किलोमीटर में चेंज कर लेना इसे। क्लियर? तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर। और लाइट क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। लाइट किसी चीज को विजुअल बनाता है। क्लियर? चलो अब थोड़ी सी और बातें करते हैं आगे की। अब देखो यहाँ पे लाइट के बारे में कुछ और बातें करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई लाइट रे है और ये कोई लाइट रे किसी सरफेस से इस तरीके से कोलाइड कर रही है। इस तरीके से लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर आके फॉल कर रही है, कोलाइड कर रही है। तो अब इस लाइट रे के साथ क्या क्या फिनोमिना जनरेट हो सकता है उसको समझ सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखो। अगर लाइट रे इस सरफेस पे आके इस तरीके से कोलाइड कर रहा है तो एक फिनोमिना ये हो सकता है कि वो टकरा के इस डायरेक्शन में वापस चली जाए। यानी जिस मीडियम से लाइट रे आया, टकरा के उसी मीडियम में लाइट रे वापस चली जाए। एक तो ये कंडीशन जनरेट हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस सरफेस पे जब वो फॉल कर रहा है ना, तो फॉल करने के बाद इधर की तरफ चली जाए, यानी दूसरी तरफ वो चली जाए। क्लियर? यानी लाइट रे किस सरफेस के ऊपर फॉल किया और फॉल करने के बाद दूसरी तरफ लाइट रे चली जाए। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि लाइट रे ना तो रिफ्लेक्ट करके वापस जाए और ना दूसरी तरफ जाए। लाइट रे यहीं पे क्या हो जाए, रुक जाए, यानी कि सरफेस लाइट रे को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो तीन फिनोमिना जनरेट हो रहे हैं। यानी लाइट रे अगर किसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है ना, तो वहां पे तीन फिनोमिना जनरेट होते हैं। एक तो टकरा के वापस आ जाए, दूसरा उसके आर पार चली जाए, उसके दूसरी तरफ चली जाए, और तीसरा लाइट रे को वो सरफेस पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, ना दूसरी तरफ जाने दे ना उसको वापस जाने दे। तो अब देखो क्या होता है। अगर लाइट रे टकरा के वापस जिस मीडियम से गई उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं उसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और अगर लाइट रे दूसरी तरफ चली जाए, दूसरे मीडियम में चली जाए, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? और अगर लाइट रे पूरी तरीके से वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, यानी सरफेस उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम इन दो फिनोमिना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमें आइडिया तो लग ही चुका है कि अगर लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद, टकराने के बाद वो वापस से उसी मीडियम में चली जाए, यानी बाउंस बैक कर जाए, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए पहले कुछ जरूरी बातों को ध्यान दो। लाइट रे जिस सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है ना, वो सरफेस कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो पॉलिश सरफेस होना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस पॉलिश्ड होगा तभी वो टकरा के बाउंस बैक कर जाएगा। अगर सरफेस हमारा पॉलिश नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होगा ना, तो लाइट रे पता है क्या करेगा? टकरा के रिफ्लेक्ट ना करके रिफ्रैक्ट कर जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। जैसे कांच है, एक कांच ले लो, ग्लास ले लो। अब ग्लास के ऊपर अगर तुम लाइट रे फॉल करोगे तो लाइट रे क्या होगा? रिफ्रैक्ट करके दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर उसी ग्लास के पीस को दूसरी तरफ से तुम पॉलिश कर दो, पेंट कर दो, तो लाइट रे अब रिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ नहीं जाएगा, अब वो रिफ्लेक्ट करके क्या करेगा? तुम्हारी तरफ ही आ जाएगा। क्लियर? उसी मीडियम में वापस से आ जाएगा। तो पॉलिश सरफेस होना जरूरी है फॉर द रिफ्लेक्शन। तो जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। मिरर है तो ऑब्वियसली कैसा सरफेस होगा? पॉलिश सरफेस। इस सरफेस के ऊपर कोई लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होके कहां पे आई? पॉइंट एम पे फॉल कर रही है। फॉल करने के बाद जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में वापस चलेगी, यानी रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? दिख रहा है क्या? लाइट रे इस तरीके से आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कोलाइड होने के बाद इस तरीके से वापस चली गई। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? जो ये लाइट रे आ रही है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे गई उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल बीचों बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये इस तरीके से डॉटेड लाइन, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। क्लियर? अब इस नॉर्मल लाइन ने क्या करा? यहाँ पे तो एंगल बना है, ये एंगल आई और ये एंगल आर। इस एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई क्या होता है भाई हमारा? आई होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या होता है भाई हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझो कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होता है, यानी जितना तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वही तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी अगर कोई लाइट रे 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रे जो फॉल कर रही है वो 30 डिग्री पे फॉल कर रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो भी कितने पे होगा? 30 डिग्री पे ही वो रिफ्लेक्ट भी करेगी। अगर कोई लाइट रे 45 डिग्री पे फॉल कर रही है, उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री बनाया है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पे ही होगा, यानी उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये होता है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल लाइट। एक हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एक यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है छोटी सी, क्या लिखी है उसको पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज द मीडियम। यानी लाइट रे देखो इंसिडेंट रे इस तरीके से आ रही है और रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जा रही है, यानी बेसिकली हुआ क्या? सिर्फ पाथ ही तो चेंज हुआ, ऐसे आई और यूं चली गई, तो चेंज क्या हुआ? पाथ। मीडियम तो चेंज नहीं हुआ भाई, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में गई, यानी हवा से आई थी और हवा में ही चली गई। तो मीडियम का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ भाई? सिर्फ और सिर्फ पाथ का चेंज हुआ। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलो अब आते हैं थोड़ा आगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो देखो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं तुम्हारे, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके कुछ और नाम भी होते हैं, यहां लिखा दिख रहा होगा तुम्हें डिफ्यूज। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तुम्हारे वही होते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां देख रहा होगा स्पेकुलर होते हैं तुम्हारे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब इरेगुलर होते हैं तुम्हारे रफ सरफेसेस पे। कुछ सरफेसेस काफी रफ होते हैं, तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? तुम्हारा इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
और कुछ रिफ्लेक्शन होते हैं स्मूथ सरफेसेस पे, बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस। तो स्मूथ सरफेसेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है भाई, तुम्हारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। अब यहाँ डायग्राम भी बने हुए, नीचे जरा ध्यान से देखो, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझो। देखो पैरेलल इंसिडेंट रे आई, देखो इस तरीके से इंसिडेंट रे आ रही है क्या, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आई इस तरीके से पैरेलल इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी पैरेलल इंसिडेंट रे आई सरफेस के ऊपर फॉल करी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने भी रिफ्लेक्टेड रे हैं सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, देन द रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? लेकिन इरेगुलर में क्या होता है, पैरेलल इंसिडेंट रे आई, बीम ऑफ पैरेलल इंसिडेंट रे आई यहाँ पे सरफेस के ऊपर कोलाइड करती है, फॉल करती है, फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हमारे पास रफ सरफेस है ना, तो वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे अब एक डायरेक्शन में नहीं जाएगी, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है। तो यही सेम चीज यहां हो रहा है। जैसे देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ पे, सारी की सारी इंसिडेंट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर और कोई इधर, यानी कि सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है तो उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात आई समझ में? तो ध्यान रखना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चाहे तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे तुम्हारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यानी कहीं पे भी, जैसे ये मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहां मान लो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जितना मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ये चीज चेंज नहीं होगी। क्लियर? ये चीज चेंज नहीं होगी। बात आई समझ में? तो दिस इज द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग, तुम किसी भी चीज को देख पा रहे हो, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तुम इस पेन को देख पा रहे हो क्या? तो रीजन क्या है, रीजन क्या है कि इस पेन को देख पा रहे हो? इस पेन के पास अपनी तो कोई लाइट भी नहीं है, फिर भी देख पा रहे हो। तो रीजन क्या है कि कोई ना कोई एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, कहीं से लाइट आ रहा होगा और वो लाइट जो है इसके ऊपर फॉल कर रहा है, और फॉल करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट है वो मेरे आईज में या तुम्हारे आईज में जा रहा होगा, जिसकी वजह से ये पेन क्या है, विजिबल है। यानी यहां पे भी क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रे आई कहीं से, इसके ऊपर फॉल करी और फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होके मेरे आईज में जा रही है। हाँ, तब मैं इस पेन को देख पा रहा हूं। यानी अगर कोई भी चीज विजुअल है, किसी भी चीज को तुम देख पा रहे हो, इट इज ऑल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है और फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आईज में जा रही है, उसकी वजह से तुम उस चीज को देख पा रहे हो। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम किस चीज को देख पाते हैं। उनके पास अपनी कोई लाइट नहीं है, लेकिन लाइट कहीं से आके फॉल कर रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में जा रही है, और वो चीज हमारे लिए क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। और आगे क्या है, तो और आगे है भाई हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, दो लॉज है। पहला लॉ तो बहुत इजी है। पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे पता है हमें, जो लाइट रे फॉल कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे फॉल करने के बाद जो लाइट रे गई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइट, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है, यानी ये तीनों कोप्लैनर का मतलब एक प्लेन में लाई करने वाले। तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती है। जैसे डायग्राम बना हुआ देखो, ये क्या है भाई हमारा इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये डॉटेड लाइन दिख रहा है क्या, तो डॉटेड लाइन इज नॉर्मल लाइन। तो ये तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करती है। तो फर्स्ट लॉ तो यही कहता है, देखो यहां लिखा भी है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर? सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो ये चीज तो अभी हमने सीख लिया बहुत अच्छे से। क्लियर? तो ये है तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मिरर।
मिरर में भी कौन सा, प्लेन मिरर, इसके बाद स्फेरिकल मिरर भी आएगा। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनको भी हमें समझना होगा। प्लेन मिरर कहा क्या होता है, हमारे घर में जो मिरर लगे होते हैं ना, कैसे होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको समझते हैं। देखो, इसको समझने के लिए ना मैं एक डायग्राम का हेल्प ले रहा हूं। मान लो मैंने कहा कि ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर है तो भाई मिरर है तो पॉलिश सरफेस एक तरफ होना जरूरी है, क्योंकि रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तो भाई ये मैंने यहाँ पे पॉलिश सरफेस ले लिया। तो प्लेन मिरर की क्या क्या खासियत होती है वो समझो। तुम अपने आप को मिरर के आगे एज्यूम कर लो, ठीक है। तो तुम अपने आप को जब मिरर के आगे एज्यूम करोगे तो मिरर के अंदर जब तुम अपने आप को देखते हो तो तुम्हारा इमेज कैसा कैसा होता है, सोचो जरा। जैसे तुम होते हो, क्या तुम्हारा इमेज भी बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी सीधा इमेज बनता है। तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हारा सिर ऊपर है, तुम्हारी टांगे नीचे है, तो तुम्हारा जो इमेज बन रहा है, क्या उसका भी सिर ऊपर, उसकी टांगे नीचे है क्या? तो उसको कहते हैं कि जो तुम्हारा इमेज बनता है ना प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। कैसा इमेज बनता है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? सीधा होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इमेज के आगे अगर तुम इस तरीके से खड़े हो तो मिरर के आगे तुम इस तरीके से खड़े हो तो तुम्हारा इमेज भी ऐसा ही बनता है। क्लियर? बात आई समझ में? यानी इमेज जो तुम्हें प्लेन मिरर के अंदर मिलता है वो कैसा मिलता है? वर्चुअल। और देखो यहाँ पे थर्ड वाली प्रॉपर्टी, इरेक्ट भी मिलता है। क्लियर? एक चीज और समझना है तुम्हें कि जो तुम्हारा इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब जो हमारी लेफ्ट वाली चीज होती है ना, वो इमेज जो बनता है हमारा मिरर के अंदर, वो राइट में आ जाती है, और जो हमारी राइट वाली चीज होती है वो कहां जाती है? लेफ्ट में आ जाती है। इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। खुद ही सोचो ना, तुम अभी ऐसे हो और तुम्हारा इमेज ऐसा हो जाएगा, हाँ, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या होगा भाई? ये राइट वाली चीज किधर आ गई? लेफ्ट में, और लेफ्ट वाली चीज किधर आ गई? राइट में आ गई। उससे कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। तो सेकंड प्रॉपर्टी वही है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट वाली चीज राइट में और राइट वाली चीज लेफ्ट में। क्लियर? उसके बाद थर्ड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है प्लेन मिरर का, कि जो साइज ऑफ इमेज होता है वो सेम होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। भाई अगर तुम्हारी हाइट अभी 5 फुट 7 इंच या 6 फुट है, क्लियर, तो मिरर के अंदर जब तुम अपने आप को देखोगे तो भी तुम्हारी जो हाइट है वो उतनी ही होती है। यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज प्लेन मिरर में क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर? नेक्स्ट चीज क्या होता है? डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे तुम खड़े हो ना प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे तुम्हारा इमेज भी दिखाई देगा तुम्हें मिरर के अंदर। क्लियर? अगर मैंने कहा कि जैसे इसी डायग्राम को लेते हैं, मैंने कहा ये मिरर से कितने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है। कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसका जो इमेज बन रहा होगा ना मिरर के अंदर, वो भी कितने दूरी पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है। देखो लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? The distance between the image obtained is same as the distance between the object from the mirror. यानी मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे तुम्हें इमेज भी दिखाई देगा। क्लियर? एक दो प्रॉपर्टी और है, उनको भी देख लो। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो उसका पावर क्या होता है? 0 होता है। और मैग्निफिकेशन आगे अभी हम समझेंगे, वो होता है +1। क्या होता है? +1 होता है, उसको आगे समझेंगे। तो 3 चीजें और भी ध्यान रख लेना, किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। फोकल लेंथ कितना है? इनफाइनाइट, पावर इज 0 एंड मैग्निफिकेशन इज +1। क्लियर? चलो अब प्लेन मिरर के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर, नाम में स्फीयर है, तो ऑब्वियसली स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। यानी तुम्हारे पास स्फीयर है, उस स्फीयर में से एक ऐसा सेक्शन कट कर लो। कैसा सेक्शन? इस तरीके का। मेरा हाथ देखो, मेरे हाथ का जो शेप है, ऐसा सेक्शन कट कर लो। क्लियर? यानी तो हमारे घर में जो एक छोटी सी प्लेट होती है ना, उस प्लेट के शेप का सेक्शन एक स्फीयर में से कट कर लो। कट करने के बाद अब ये क्या बन गया? तुम्हारा एक मिरर जैसा बन सकता है। तो मिरर बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके 2 फेसेस हैं, किधर है, किधर है, तो दोनों में से किसी एक तरफ क्या कर दो? पॉलिश्ड कर दो। तो ये बनके तैयार हो गया क्या? स्फेरिकल मिरर। यानी स्फीयर में से ऐसा सी शेप का एक सेक्शन कट करो, और कट करने के बाद या तो इधर या तो इधर किसी एक फेस पे पॉलिश्ड कर दो, अच्छे से पेंट कर दो, तो वो क्या बनके तैयार हो गया? तुम्हारा स्फेरिकल मिरर बनके तैयार हो गया। क्लियर? बात आई समझ में? अब ये स्फेरिकल मिरर के भी कुछ टाइप्स होते हैं,
तो क्या टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं भाई। तो दो टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है भाई हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है भाई हमारा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर देखो है क्या, इसी शेप का है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सिर्फ फर्क पता है क्या होता है, पॉलिश्ड का। तुम पॉलिश सरफेस अंदर कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। अगर तुमने पॉलिश्ड बाहर करा है ना, इधर करा है, तो वो बन जाता है कॉनकेव मिरर, और अगर तुमने पॉलिश्ड अंदर की तरफ कर दिया तो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? दोनों वही स्फेयर का ही सेक्शन है, बस पॉलिश्ड अंदर या बाहर किया उसके बेसिस पे वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स बन जाता है। जैसे ध्यान दो, ये क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर जरा देखो पॉलिश सरफेस किधर है, बाहर की तरफ है। तो पॉलिश सरफेस अगर बाहर हो तो वो कॉनकेव मिरर होता है, और पॉलिश सरफेस अगर अंदर की तरफ हो तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अगर ये पॉलिश सरफेस है, ये इधर वाला बाहर वाला पोर्शन पॉलिश्ड है, तो अंदर वाला पोर्शन कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग। कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें अंदर वाला हिस्सा पॉलिश्ड है, तो बाहर वाला कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। बात आई समझ में? क्लियर? तो एक में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां, अंदर, किसमें, कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, बाहर की तरफ होता है। क्लियर? अच्छा, कॉनकेव मिरर का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अभी समझेंगे कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, बस अभी जान लो इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम होता है डायवर्जिंग मिरर। डायवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं अभी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। क्लियर? चल, तो समझ में आ गया, दो तरीके के हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं। देखो मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया, इस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है क्या, देखो इस रेड कलर की लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और एक चीज और जानना, ये एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस होता है, रियल में नहीं होता कि मिरर के बिल्कुल बीचे बीच से एक लाइन जा रही है, नहीं, हम मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मानने होते हैं, कुछ डिस्टेंस मेजर करने होते हैं, उसके लिए मान लेते हैं कि भाई एक इमेजिनरी लाइन जा रही है जिसका नाम हम क्या देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल मिरर के बीचों बीच से। और यहां पे हमें एक पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये पॉइंट मिल जाता है हमें जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल मिरर के ऊपर से पास कर रही है, इस पॉइंट को कहते हैं पोल। क्या कहते हैं इसे, पोल कहते हैं, पी पॉइंट, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और भी हमारे पास इसमें कुछ टर्म होते हैं, उनको भी देखो। देखो और यहां पे एक टर्म होता है हमारा सी। सी होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? जैसे देखो ये है क्या, किसी ना किसी एक स्फीयर का ही तो पार्ट होगा, कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा स्फीयर ही तो बनेगा, तो ये किसी ना किसी एक स्फीयर का ही पार्ट है। तो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है सी, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल। और इसी बीच में एक और पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं एफ। एफ होता है हमारा फोकस। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एफ क्या होता है भाई, एफ होता है हमारा फोकस। फोकस क्या होता है अभी डिस्कस करने वाले हैं। और पी क्या होता है, पी होता है हमारा पोल। एक चीज और होती है क्या, अगर जैसे ये एंडिंग पॉइंट है, मान लो मैंने इसे एम कहा और इसे एम डैश कहा, इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल इस तरीके से मिला दो, बिल्कुल सीधा, तो ये कुछ डायमीटर जैसा फील दे रहा क्या, बिल्कुल सीधा इस तरीके से, इसे कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या कहते हैं, अपर्चर, क्या कहते हैं इसे, अपर्चर कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट के बारे में डिस्कस करा। मिरर के बिल्कुल बीचों बीच से जाती हुई लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, और वो लाइन मिरर को जिस बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। ठीक है? फिर एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसे कहते हैं फोकस, और एक और पॉइंट होता है उससे थोड़ा और पीछे की तरफ जिसे कहते हैं सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ध्यान देना कुछ, ये है पॉइंट पी यानी पोल, ये है पॉइंट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
यानी PC इक्वल्स टू R, R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से ये जो F है तुम्हारा F, पोल से F तक का जो डिस्टेंस होता है यानी PF, इसको कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? फोकल लेंथ। क्लियर? और R क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब थोड़ा और आगे समझते हैं ये फोकस क्या होता है, इसको भी तो समझना है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो हमने समझ लिया ना कि ये अपर्चर होता है। देखो x और y लाइन है, इसको मिला दिया, इसी को क्या कहते हैं? अपर्चर। चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, अपर्चर तुम्हें दोनों में मिलेगा। क्लियर? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, इस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हमारा पॉइंट P है, दिख रहा है क्या? पॉइंट P, पॉइंट P इज पोल, पॉइंट P इज पोल, ये पोल है भाई हमारा। और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक लाइन क्या है, इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर लाइट रे बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर का मतलब इंफिनिटी से आ रही है, तो इंफिनिटी से अगर कोई लाइट रे आती है ना, तो सारी की सारी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है सारी की सारी लाइट रेस। तो देखो ये जो लाइट रेस आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट रे नंबर लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे क्या आ रही है? 4 लाइट रेस आ रही है, जिसे तुम बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट भी कह सकते हो। ठीक है? मतलब बंडल ऑफ लाइट रेस, कई लाइट रेस आती है तो उनको बीम भी कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट रेस। ठीक है? तो यहाँ पे 4 लाइट रेस आ रही है। कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है। तो अगर कोई लाइट रेस इंफिनिटी से आ रही है ना, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो चारों के चारों लाइट रेस कैसे आ रही है? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये ब्लैक लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा, आ रही है। अब ये क्या है भाई? हमारा कौन सा मिरर है? तो ये तो दिखने में मुझे कैसा लग रहा है? यहां लिखता हूं, कॉनकेव मिरर लग रहा है। क्या लग रहा है? ये कॉनकेव मिरर लग रहा है। तो कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। तो ये पहली लाइट रे आई इस तरीके से, ऐसे आई और यहां से ऐसा रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर? सेकंड लाइट रे इस तरीके से आ रही है और फिर ये भी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस सरफेस के साथ कोलाइड करी, कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट। ये भी क्या हो? इस तरीके से आई है और ये भी यहां से क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो गई। ये भी लाइट रे इस तरीके से आई और यहां पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे लाइट रेज, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे के रिफ्लेक्टेड रे हैं, सारे के सारे लाइट रेज एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के। उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट एट अ प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस। क्लियर? तो ये होता है फोकस तुम्हारा। और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस इज रेडियस। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रही है कि सी से एक ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन जा रही है क्या? इस तरीके से। ओके। अब यहां मैं इसको तुम्हें अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये मैंने मिरर बनाया, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल। लाइट रे आ रही है इंफिनिटी से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से गई तो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को मिल रही है वही पॉइंट हमारा क्या होता है? फोकस होता है। यहाँ पे एक ही लाइट रे है तो ये फोकस, कोई दूसरी लाइट रे नीचे से आएगी वो भी यहीं से पास करेगी। क्लियर? अब ध्यान दो, ये होता है सेंटर। अब सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, तो सेंटर से अगर तुम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो ना, मान लो ये सेंटर से मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ करा, तो सेंटर से अगर मैं कोई भी लाइन रे इस मिरर के ऊपर ड्रॉ करता हूं तो नॉर्मल लाइन रे होता है। जैसे सर्कल के अंदर तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मान लो ये सर्कल है और ये हमारा क्या है? सेंटर है। तो सेंटर से अगर मैं इस सर्कल के सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो क्या होगा? मेरा रेडियस होगा। एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन
टेंजेंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसी तरीके का ये भी तो एक स्फीयर का ही पार्ट है ना पूरा का पूरा। तो ये सेंटर से जो लाइन जा रही है क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल का मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, सेंटर वाली लाइन। दिस विल बिहेव एज अ नॉर्मल लाइन। तो नॉर्मल लाइन हो गया तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वही कर रखा है इसने, एंगल आई और एंगल आर। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो फोकस समझ में आ गया क्या, कि अगर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, और वहां से पोल तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ एंड पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सॉरी, नेक्स्ट कुछ और चीजें यहाँ पे समझाई हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। एक यहाँ पे इसने कौन सा मिरर लिया है, तो ये है भाई तुम्हारा कॉनकेव मिरर, और ये क्या है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। मैं यहाँ फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं खुद से, देखो ध्यान से, फिर आते हैं इस मिरर को अच्छे समझते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने दो मिरर पहले से ले रखे हैं, ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ये मैंने लिया अपना कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया भाई, अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस, सीधे बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया। चलो क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पता है कि अगर लाइट रे बहुत दूर से इंफिनिटी से आ रही है तो लाइट रे सारी की सारी क्या आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान ले मैंने कहा कि एक ये लाइट रे आई है और एक ये लाइट रे आई है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो गई रिफ्लेक्ट, ये हो गई रिफ्लेक्ट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों के दोनों लाइट रे यहां से पास कर रही हैं क्या, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इस पॉइंट को तुम क्या कहोगे, फोकस कहोगे। क्लियर। चलो एक और डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स के अंदर। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे इस तरीके से आई है यहां पे, और यहां पे भी रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहां पे ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां पे ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, आई और आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो जरा खुद ही सोचो, यहां पे क्या हो रहा है, लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। देखो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या कभी मिलेंगे एक दूसरे से, तो नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से और दूर होते जा रहे हैं, ये और दूर होते जा रहे हैं, तो ये दोनों कभी नहीं मिलते। तो अगर मान लो मैंने कहा कि कोई ऑब्जर्वर है भाई यहां पे, और वो इस रे को देख रहा है, तो उससे पूछा जाए कि ये रे कहां से आ रहा है, तो वो तो ये कहेगा ना भाई पीछे कहीं यहां से आ रहा होगा। इसी तरीके से यहां कोई ऑब्जर्वर होगा और वो जब इस रे को देखेगा, उससे पूछा जाएगा कहां से आ रहा है, तो वो भी कहेगा ये कहीं पीछे से आ रहा है। तो जब इन रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो यहां पे मिलता है इसका फोकस। यानी कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो इधर मिलता है, और कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो तुम्हारा ये मिला। क्लियर। तो ये फोकस अपने आप नहीं मिला, ये तब मिला जब तुमने एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करे पीछे की तरफ, तो इस फोकस को कहते हैं वर्चुअल फोकस। दिस फोकस इज नोन एज वर्चुअल फोकस एंड दिस फोकस इज नोन एज रियल फोकस। इसे तुम क्या कहोगे, रियल फोकस, अपने आप मिला है। क्लियर। अब एक चीज और समझो, यहां पे क्या हुआ, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट रेज मिल गई कॉनकेव के अंदर। ये जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर के अंदर आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी की सारी लाइट रेज एक दूसरे से मिल रही है। कॉनकेव मिरर के अंदर आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। यहां लिख रहा हूं साइड में, वहां दिखाई नहीं देगा। क्या कहते हैं इसे, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों, क्योंकि ये रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और कॉनकेव मिरर ने क्या किया, रे को मिला दिया, यानी कन्वर्ज किया। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसे, कन्वर्जिंग मिरर। बात आ गई समझ में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो तुम्हें पता होने चाहिए। चलो अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुमसे, क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखो। इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मिरर,
द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, डायग्राम बना हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे हम समझते हैं। मान लो एक ये पॉलिश सरफेस है, कोई लाइट रे इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, क्लियर, बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो हमसे पूछ रहा है इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हाँ, या एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जितना भी हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है, लॉज कभी गलत तो नहीं होंगे ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ने कहा है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। चलो अब बात समझते हैं भाई। मान लो लाइट इस तरीके से आई है, क्लियर, तो देखो फिनोमेना क्या होता है, रूल क्या कहता है कि भाई अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट तो होगी, अगर लाइट रे की सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है और पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर कोई लाइट रे नॉर्मली किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है ना, तो जिस पाथ पे आया है उसी पाथ पे वो वापस चला जाता है, बाउंस बैक, बिल्कुल अपने ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस कर लेता है। तो दिख रहा है क्या, यह है तुम्हारा इंसिडेंट रे और यही है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, यानी जिस पाथ पे लाइट रे आया उसी पाथ पे लाइट रे चला गया, क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, तो नॉर्मल लाइन भी तुम यही ड्रॉ करोगे क्या, यही लाइन ड्रॉ करोगे। अब मुझे एक बात बताना तुम लोग कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड लाइन के बीच का एंगल। एंगल आई क्या होता है, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो क्या नॉर्मल लाइन इसी के ऊपर बनेगा, क्या इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर है, तो दो लाइन जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो होगा। क्या रिफ्लेक्टेड रे भी इसी के ऊपर है, और क्या नॉर्मल लाइन भी इसी के ऊपर है, क्या है, बिल्कुल यही है नॉर्मल लाइन, बिल्कुल है। तो ये दोनों भी सेम, दोनों लाइन सेम एक दूसरे के ऊपर है क्या, क्लियर। तो यहां भी इन दोनों के बीच में एंगल क्या बना, जीरो। यानी अगर लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल कर रही है ना, तो क्या होगा भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस पाथ पे आया है उसी पाथ को वो रिट्रेस कर लेगा, क्लियर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का पाथ जो होगा वो सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, एक का आने का डायरेक्शन होगा, दूसरे का जाने का डायरेक्शन होगा। और एंगल ऑफ आई की बात करो चाहे एंगल ऑफ आर की बात करो, दोनों क्या होंगे, 0 डिग्री। यानी इसका आंसर आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0 डिग्री। बात आई होगी समझ में अच्छे से। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। और आगे बढ़ने पे क्या आता है कि इमेज फॉर्मेशन आता है। अब ये इमेज फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है ना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर एक साल पूछे जाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, अभी लेंस में पढ़ेंगे तो वहां भी इमेज फॉर्मेशन आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये रूल होते हैं कुछ इमेज बनाने से पहले, उन रूल को देखो। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, फोकस से, तो ये तो हमें पता है। सेम चीज जो इधर हम लेके चल रहे हैं कॉनकेव के लिए, और इधर वो रूल किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए लेके चल रहे हैं। तो अगर कोई लाइट रे इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। तो अगर तुम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो एक्सटेंड करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस पे जिधर मिलेगी दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस, क्लियर। अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जाए, यानी इंसिडेंट रे इस तरीके से फोकस से होते हुए जा रही है और यहां पे जाके फॉल कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है, क्लियर। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट है, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएंगे, और अगर इंसिडेंट रे ही फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्लियर। बात आई समझ में। चलो सेम चीज यहां पे है तुम्हारा कॉनकेव के लिए, कि अगर लाइट रे पहले इंसिडेंट ऐसे हो इस तरीके से कि उसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो फोकस पे जाके मिले, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्लियर। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट इस तरीके से पोल पे फॉल कर रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंस हो उतने एंगल पे तुम्हारा रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच। सेम चीज तुम्हारा यहां पे
कॉन्वेक्स वाले के लिए। क्लियर? तो ये कुछ रूल होते हैं जिनको तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कौन सा मिरर लेके चल रहे हैं हम? कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर लेके चल रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय, ये एक मिनट यहां पे गलत हो गया, कॉनकेव होगा, इसे थोड़ा सा मिटा लेना भाई, यहां पे सही कर लेना, ये क्या होगा? कॉनकेव होगा, CAVE। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, यहां पे सही लिखा है कॉनकेव मिरर। तो यहां पे ना कुछ चीजें होती हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। क्या? क्वेश्चन में आएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इंफिनिटी पे है और तुमसे पूछेगा कि भाई उसका इमेज कहां बनेगा, तो तुम्हें याद रखना होगा कि भाई अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है ना तो मेरा जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा। फिर तुमसे पूछेगा भाई उसका साइज क्या होगा, तो तुम्हें याद रखना होगा कि उसका साइज क्या होगा? पॉइंट साइज्ड होगा। फिर तुमसे पूछेगा उसका नेचर क्या होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा? तो भाई उसका नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? सेकंड ये कहेगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, सेंटर से थोड़ा बियॉन्ड है, पीछे की तरफ है, तो उसका इमेज कहां बनेगा? तो तुम्हें ध्यान रखना होगा उसका इमेज बिटवीन F एंड C बनेगा। फिर पूछेगा उसका साइज क्या होगा, तो ध्यान रखना होगा उसका साइज क्या होगा? डिमिनाइज्ड होगा। फिर तुमसे पूछेगा भाई बताओ उसका नेचर कैसा होगा, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा रियल एंड इनवर्टेड होगा। तो इस तरीके से 6 केसेस बनते हैं तुम्हारे किसमें? कॉनकेव मिरर के अंदर। तो ये 6 केसेस के चार्ट बने हुए, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब देखो नेचर याद करना इजी है और मैं साइज भी याद करवा दूंगा, साइज में भी तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। अब देखो यहाँ पे इनमें से 5 केसेस हैं जिनमें नेचर क्या है? रियल इनवर्टेड। सिर्फ एक केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वो कब है? जब तुम्हारा इमेज क्या है? बिटवीन फोकस एंड पोल, यानी जब इमेज कहां बने? बिहाइंड द मिरर, और ऑब्जेक्ट कहां है? पोल और फोकस के बीच में है। क्लियर? चलो अब इनके ना कुछ इमेजेस हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। रूल्स तो हमें पता लगी गए। अब इमेजेस देखो, यहां पहले से बने बनाए कुछ इमेज, यही समझने की कोशिश करते हैं, अलग से बना भी लेंगे इन्हें। सबसे पहला जो केस है, सबसे पहले केस के अंदर ऑब्जेक्ट को कहां लिया गया है? इनफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब मैं तुम्हें जो एक चीज बता रहा हूं वो चीज ध्यान से समझना, ये मैंने यहां पे लिखा भी हुआ होगा, देखो नहीं है तो ध्यान दो, मैं तुम्हें बताता हूं। इमेज कहां पे फॉर्म होता है? इमेज वहां फॉर्म होगा जहां पे कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिले। बात आई समझ में? इमेज कहां पे फॉर्म होगा? जहां पे कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे अगर आपस में मिल जाती है, वहां पे तुम्हारा इमेज फॉर्म होता है। क्लियर? अब ध्यान दो, ऑब्जेक्ट कहां? इनफिनिटी पे। तो अगर इनफिनिटी पे है तो जो इंसिडेंट रे होंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। तो भाई इस तरीके से आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों के दोनों रे कहां पे मिल गई? फोकस पे मिल गई, और फोकस पे मिली, यही पे हमारा क्या बन गया? इमेज बन गया। क्या बना? इमेज। यही बताया ना, जहां पे कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जहां मिल रही है, वहां पे तुम कह सकते हो कि हमारा इमेज बन चुका है। तो भाई इमेज बना तुम्हारा फोकस पे। अब जो इमेज बना वो दिखने में क्या लग रहा है? पॉइंट साइज लग रहा है? नहीं लग रहा भाई, बहुत छोटा। इसीलिए जो इसका इमेज होता है उसका अगर साइज तुमसे पूछा जाए तो साइज क्या कहते हैं? हाईली डिमिनाइज्ड या फिर पॉइंट साइज्ड। और नेचर कैसा होता है इसका? रियल एंड इनवर्टेड होता है। क्लियर? सेकंड केस देखो यहां पे क्या है। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा? ऑब्जेक्ट जो है ये AB, ये जो एरो जैसा दिख रहा है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया? बियॉन्ड C। कहां लेके रखा है हमने? बियॉन्ड C से परे। क्लियर? C से थोड़ा पीछे। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की एक रे इस तरीके से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से गई। क्लियर? तो हमें पता आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर ही जाएगी। कोई भी रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटते हुए जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। ओके, एक और रे हमने भेजा यहां से, और वो रे कहां से जा रही है? सेंटर से होकर जा रही है। तो सेंटर से अगर रे होकर जा रही है, इसका मतलब यहां पे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। बताया ना कि सेंटर से होकर जाने का मतलब नॉर्मली 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या है कि जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे ये वापस चली जाएगी।
तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जा रही है और इधर से ये दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और ये दोनों यहां मिल गए, तो ये बन गया तुम्हारा a डैश b डैश इमेज। अब ये इमेज देख के ही तुम्हें क्या लग रहा है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज जरा देखो और इमेज का साइज जरा देखो, मैं मिटाता हूं इसे। अब जरा देखो यहां पे इमेज का साइज एक बार ध्यान से देख लो और ऑब्जेक्ट का साइज देखो, तो क्या इमेज तुम्हें छोटा लग रहा है, नहीं लग रहा? तो इमेज कैसा हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया। इमेज कैसा हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया। और इमेज कैसा बन रहा है, ए बी ऊपर है ऑब्जेक्ट और इमेज इसका ऐसा बन गया, यानी इन्वर्टेड हो गया, क्या नीचे की तरफ बन गया। तो ये इमेज का नेचर कैसा हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो है ही, ये तो सबको पता होगा रियल। वर्चुअल कंडीशन कहां दिख रहा है क्या, कुछ हमने लाइन वगैरह एक्सटेंड करी है, नहीं, जो कुछ हुआ अपने आप हुआ। दिस इज द रियल कंडीशन। तो ये रियल है और साथ के साथ उल्टा बना है तो इन्वर्टेड भी है। तो देख लो प्रॉपर्टी लर्न करना इजी है, अगर हमने डायग्राम अच्छे से बना लिया ना तो हमें सारी चीजें पता लग जाएंगी कि भाई हमारा जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड है या फिर वो जो इमेज है हमारा कैसा है, भाई उसका साइज कैसा है, सब पता लगा लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या कहता है। थर्ड केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है भाई, एट सेंटर। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो इमेज भी कहां बनता है, सेंटर पे ही बनता है। ये चीज तो देखो ध्यान रखनी पड़ेगी तुम्हें कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी कहां बनता है, तो भाई इमेज भी बनता है कहां, सेंटर पे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात होता है, क्या अभी वो समझेंगे। अब मान लो ए बी इज द ऑब्जेक्ट, लाइट रे इस तरीके से गई और रिफ्लेक्ट होके फोकस से होते हुए इस तरीके से चली गई। दूसरी लाइन भी तुमने कहां से भेजा, इस तरीके से फोकस से भेजा और रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से जा रही है। और एक लाइन इधर से आ रही है रिफ्लेक्टेड रे और एक रिफ्लेक्टेड रे ये गई, दोनों यहां मिल गई। और जो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं, दैट पॉइंट इज इमेज, वहां पे तुम्हारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा इमेज। ठीक है, बी डैश और ए डैश नीचे आ गया। तो देखो यहां पे भी ए बी ऊपर था, अब इसका इमेज नीचे बना, ऐसा बना। तो यहां पे भी इन्वर्टेड हो चुका है, यहां पे भी क्या है, इन्वर्टेड हो चुका है, यानी इमेज का नेचर यहां पे भी क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब यहां पे देखो साइज देखो तो दोनों सेम साइज के लग रहे हैं भाई। तो अगर सेंटर पे है तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहां बनेगा, सेंटर पे, और उसका साइज कैसा होगा, तो उसका साइज होगा सेम साइज। क्लियर? बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो कहां पे है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन, ये शॉर्ट में लिखा है ना बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट को कहां लिया हमने, C और F के बीच में लिया है। क्लियर? चलो अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो C और F के बीच में है, यानी ये रहा ऑब्जेक्ट, एरो दिख रहा है छोटा सा एरो ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की एक रे इस तरीके से गई, ये हो गई रिफ्लेक्ट होते हुए फोकस से होते हुए इस तरीके से जा रही है। एक और रे हमने इस तरीके से भेजा और वो रिफ्लेक्ट होके जब वो आया तो सेंटर से होके जा रहा है। तो सेंटर से होके जाने का मतलब क्या है, सेंटर से होके जाने का मतलब है कि अपने पाथ को ही वो रिट्रेस कर लेगा। तो उसने अपने पाथ को ही रिट्रेस किया और रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से आ रही है और एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से आ रही है, दोनों यहां मिल गई, दोनों यहां मिल गई। तो ये बन गया तुम्हारा इमेज, क्या, बी डैश और ए डैश। बात आई समझ में? तो यहां पे भी जरा देखोगे ए बी ऊपर था ऑब्जेक्ट, इमेज ऐसे बन गया, ए डैश बी डैश बन गया क्या। तो यहां पे भी जो तुम्हारा इमेज है वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इन्वर्टेड। ठीक है, साइज की बात करोगे ना तो साइज कैसा है, देखो ऑब्जेक्ट काफी छोटा लग रहा है और इमेज क्या दिख रहा है भाई, इमेज का साइज काफी बड़ा दिखा गया। तो साइज यहां पे इनलार्ज होता है, क्या होता है, इनलार्ज होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट केस देखो, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ कंडीशन के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है, फोकस पे। तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनता है भाई इन्फिनिटी पे। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज इन्फिनिटी पे। जस्ट फर्स्ट केस का ऑपोजिट, फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। तो ये जो फिफ्थ केस है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे।
तो लाइट रे इस तरीके से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरीके से जा रही है, ऐसे एक लाइट रे हमने इस तरीके से भेजा जो सेंटर से मान लो होके इस तरीके से गई है। तो सेंटर से अगर लाइट पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो सेंटर पे पहुंच रही है। इसका मतलब सेंटर से होके जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो 90 डिग्री बनाएगी, और 90 डिग्री बनाने का मतलब अपने ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस कर लेगी। तो ये अब रिफ्लेक्टेड है इस तरीके से गए। अब ये देखो एक रिफ्लेक्टेड है ऐसा गया और एक रिफ्लेक्टेड है ऐसा गया। क्या ये दोनों के मिलने के चांसेस हैं? भाई दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल रे कहां जाएंगी भाई? मिलेंगे नहीं, आगे चलती रहेंगी इन्फिनिटी पे हो सकता हो जाके मिले। तो इन्फिनिटी पे जाके इसका इमेज कहीं फॉर्म होता है। बात आई समझ में? क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पे भी जो इमेज होता है वो कैसा होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होता है। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं बहुत दूर। ये जो अपर्चर होता है ना लेंस का, जो अपर्चर की बात कर रही है, अपर्चर बहुत छोटा होता है। तो जब बहुत चीज छोटी होती है ना, उसके कंपैरिजन में मान लो मैंने कहा कि इसका अपर्चर जो है वो मान लो 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में अगर मैं 100 सेंटीमीटर की बात करूंगा ना, या 50 सेंटीमीटर की बात करूंगा, वो भी इन्फिनिटी माना जाता है। यानी बहुत छोटी चीज के सामने एक बहुत बड़ी चीज ले आओ तो उसके लिए इन्फिनिटी होता है। जैसे चींटी है, अब हमारे घर की जो दीवार है, क्लियर, वो हमारे लिए क्या है? बहुत बड़ी नहीं है अगर हम बात करें तो, है ना, रीचेबल है, पहुंच सकते हो। लेकिन एक बहुत ही छोटी चींटी है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसे पहुंचेगी वो भी, लेकिन उसे टाइम लगता है, उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे। यहाँ पे साइज तुम्हारा क्या हो जाता है? तो साइज एनलार्ज्ड हो जाता है, हेवनली एनलार्ज्ड। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट कंडीशन के अंदर, 6 कंडीशन के अंदर। 6 कंडीशन में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है ना, वो है बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में लिया है। तो जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, तो हमारा इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। दिख रहा है क्या? ये बना तुम्हारा इमेज A' और B'। क्लियर? और ये कैसा बन रहा है? ये सीधा बना। देखो ऑब्जेक्ट कैसा है? AB बिल्कुल सीधा, और इमेज भी कैसा बना? बिल्कुल सीधा। तो इरेक्ट बना और वर्चुअल भी बना। वर्चुअल क्यों बना मैं समझाता हूं। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की एक रे इस तरीके से गई, क्लियर, पोल पे होके गई। दूसरी रेज हमने इसको यहां से भेजा, तो जब मैंने इसको पीछे एक्सटेंड किया ना, तो मैंने देखा सेंटर से होके जा रहा है। तो सेंटर से होके जाने का मतलब क्या है कि अगर वो इस पाथ पे गया तो इसी पाथ पे वापस भी आ जाएगा। क्लियर? अपने ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस कर रहा है। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है इस पाथ पे, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर ध्यान से देखो तो डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी दोनों के मिलने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से और दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जरा सोचो कि अगर ये इधर की तरफ दूर होते जा रहे हैं, तो अगर मैं इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, इसे भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर ऐसे दूर होते जा रहे हैं तो इसको अगर मैं ऐसे लेके आऊं तो मिल गया नहीं मिल गया? पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करने का मतलब है कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो? एक वर्चुअल चीज, वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रहे हो। क्लियर? तो यहां पे जो इमेज बना वो इस पॉइंट पे मिला, क्योंकि यहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही हैं तुम्हारी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा इमेज A', सीधा तो बना, इरेक्ट बना, लेकिन कैसा बना? ये वर्चुअल भी बना। क्लियर? तो ये है तुम्हारे 6 केसेस। किसके? तो ध्यान रखना ये कॉनकेव के हैं, कॉन्वेक्स के नहीं है। तो कॉनकेव मिरर का हमने इमेज फॉर्मेशन कर लिया और हमने सारी चीजें समझी। क्या क्या समझ लिया भाई? उसका साइज, उसका नेचर। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। अब यहां पे भी वो मिस्टेक हुई है, इसे भी सुधार लेते हैं हम। यहां पे क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर, यहां लिखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही कंडीशन होती है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि तुम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो। तो ये रहा पोल और होगा कहीं इधर का इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी ले लो। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी ले रहे हो तो सारी कंडीशन इसके अंदर आई नहीं आई? अरे भाई इन्फिनिटी और पोल के बीच में तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, इसका मतलब सेंटर पे रख लो, बिटवीन C एंड F रख लो, बियॉन्ड C रख लो, सारी कंडीशन इसके अंदर आ गई जो तुमने कॉनकेव के अंदर 5 कंडीशन देखे, 6 कंडीशन देखे। अब मान लो तुम अगर अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी लेते हो ना, तो तुम्हारा जो इमेज होगा वो बिहाइंड द मिरर बनता कहां? P और F के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। से याद रखना पड़ेगा।
और नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और स्मॉलर होता है और इरेक्ट होता है। क्लियर। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, फर्स्ट केस में क्या था, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, इंफिनिटी और पोल के बीच में, सेकंड केस में इंफिनिटी पे है, तो अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्वियसली तुम्हारा इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। ये हमने अभी ड्रॉ करना सीखा भी था इससे पहले। तो एट इंफिनिटी तो बिहाइंड द मिरर फोकस पे बनेगा और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, साइज पॉइंट साइज होगा और इरेक्ट होगा। क्लियर। तो ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्लियर। चलो, तो इमेज फॉर्मेशन तो भाई हमने कर लिया। तो इमेज फॉर्मेशन हमारा हो गया कॉनकेव मिरर का भी और कॉन्वेक्स मिरर का भी। अब चलते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट आता है भाई हमारा यूजेस। यूजेस किसका, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का। चलो यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा इमेज बना रहा था वो कैसा इमेज बना रहा था, ये तो एक बार ध्यान रखो। तो कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा इमेज बनाता है वो कैसा बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, और साथ के साथ वो छोटा इमेज भी बनाता है ना, डिमिनाइज्ड बनाता है, स्मॉलर साइज बनाता है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, इन्हीं के बेसिस पे तो उसके यूजर डिसाइड करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल बनाता है एंड इरेक्ट, सीधा इमेज बनाएगा। क्लियर। और डिमिनाइज बनाता है। तो जहां पे भी तुम्हें इमेज, सीधे इमेज की जरूरत हो, वहां पे क्या कर लो तुम, कॉन्वेक्स मिरर कर लो। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर रे को डाइवर्ज भी करता है। तो जहां पे डाइवर्जिंग नेचर तुम्हें लाइट का चाहिए, वहां पे किसका यूज कर लो, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लो। क्लियर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहले कहां यूज होता है, कुछ हमारी रिफ्लेक्टर्स स्ट्रीट लाइट होती है, यानी स्ट्रीट लाइट होती है, अब वहां लाइट को फैलाना है, तुम्हें रिफ्लेक्ट करना है, फैलाना है एक बहुत बड़े एरिया में। अब मान लो ये लाइट रे, अब लाइट रे को तुम्हें क्या करना है, फैलाना है, स्प्रेड करना है। तो ऑब्वियसली वहां पे कौन सा लोगे, कॉन्वेक्स मिरर लोगे। क्यों, क्योंकि वो लाइट रे को यूं फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा एक लार्ज एरिया में। तो पहला यूज तो इसका यही है, a convex mirror is used as a reflector in street lamp. As a result, the light from lamp diverges over a large area. Clear? बात आई समझ में। सेकंड क्या कह रहा है, convex mirror is used as a driver mirror in all vehicle for looking at the traffic at the rear of the vehicle. Such mirror has wider field of view as compared to the plane mirror. The image formed is smaller. छोड़ो इसे, समझो। ड्राइवर मिरर जो होता है, जो रियर व्यू मिरर होता है, उसका काम क्या होता है, ड्राइवर कहां क्या यूज करता है, उसका यूज करता है अपने पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए। क्लियर। अब वो जब वो पीछे के ट्रैफिक को देख रहा है तो उस मिरर के अंदर कैसा इमेज बनना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए, इन्वर्टेड बनना चाहिए, इरेक्ट। मान लो उसके पीछे ट्रक है तो ट्रक की इमेज इरेक्ट दिखाई देनी चाहिए ना। अगर मान लो उसकी इमेज इन्वर्टेड होगी तो ट्रक के पहिए ऊपर दिखाई देंगे और ट्रक का जो ऊपर वाला पार्ट होगा नीचे दिखाई देगा, इरेक्ट दिखाई देगा। तो सबसे पहले इमेज बनना कैसा चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए। तो इरेक्ट इमेज कौन बनाता है, तो अभी अभी देखा ना, कॉन्वेक्स मिरर को ऐसा इमेज बनाता है भाई, ये इरेक्ट बनाता है और वर्चुअल बनाता है। साथ के साथ ये साइज डिमिनाइज्ड करता है। तो साइज डिमिनाइज करेगा तो हमारे लिए फायदा है ना। अगर साइज छोटा दिखाई देगा तो पीछे से ज्यादा ट्रैफिक को कवर कर पाएगा। बात आई समझ में, पीछे के ज्यादा से ज्यादा एक वाइडर व्यू भी साथ के साथ ये कवर करता है। तो रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल के अंदर, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स। और जो स्ट्रीट लैंप होते हैं या रिफ्लेक्टर लाइट जो होते हैं, उनके अंदर भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ये ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। नेक्स्ट है तुम्हारा यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर इमेज कैसा बनाता है ये बताओ, ये तो सीखा हमने। तो कॉनकेव मिरर के वो 6 केसेस, तो 5 केसेस की अगर बात करें तो कैसा इमेज बनाता है, तो ये बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड, एक में वो वर्चुअल बनाता है। लेकिन देखो यहाँ पे इसमें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां वो इमेज को क्या करता है, इनलार्ज करता है, बड़ा करता है। तो और साथ के साथ कॉनकेव मिरर की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो जहां पे तुम्हें लाइट रे की स्ट्रॉन्ग बीम चाहिए, एक जगह फोकस करने वाली लाइट चाहिए, वहां पे तुम कौन सी लाइट यूज कर लोगे भाई, कॉनकेव मिरर यूज करोगे। और जहां पे लाइट तुम्हें फैलाना है वहां पे कौन सा मिरर यूज कर लोगे, कॉन्वेक्स। और जहां पे लाइट को एक जगह फोकस करवाना है वहां पे कौन सा मिरर, कॉनकेव। क्लियर, ध्यान रखना ये। तो जो सर्च लाइट होती है या हेडलाइट होती है मोटर व्हीकल में, गाड़ियों में, या टेलीस्कोप होता है, इन सब के अंदर, या सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में क्या है, सनलाइट आई उसको रिफ्लेक्ट करवा के एक जगह मिलाना होगा,
क्योंकि सारी की सारी सनलाइट जो फॉल करेगी ना, वो सारी की सारी अगर एक जगह इकट्ठा होगी तभी हीट प्रोड्यूस होगा। सारे के सारे रिफ्रैक्टेड है मिलके हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पे भी हमें कौन सा मिरर यूज करना है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि एक कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, दूसरा है कॉनकेव मिरर। और कहां यूज होता है? तो जो सेविंग मिरर है, मेकअप मिरर है, इनमें भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इरेक्ट इमेज बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है, और मैग्नीफाइड भी करता है, इमेज को थोड़ा सा इनलार्ज कर देता है। तो ये कॉनकेव मिरर के यूजेस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के। नेक्स्ट आता है तुम्हारे कुछ साइन कन्वेंशन आते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये कोई मिरर है, और मिरर है ये मिरर दिख रहा है, ये पॉलिश सरफेस जैसा कुछ, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये मिरर है कोई पॉलिश सरफेस जैसा है, और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जो एक्स एक्सिस लिखा है ना, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है ए बी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें ध्यान रखना है कि यहां पे हमारा क्या होता है? तो यहां पे होता है पोल पी। तुम्हें कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस इन द सेंस तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां है, तुम्हारा इमेज कहां है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करना है या इमेज डिस्टेंस पता करना है, तो सारे के सारे डिस्टेंस तुम कहां से मेजर करोगे? पोल से मेजर करोगे। तो यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है क्या? सॉरी, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। बात आई समझ में? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये पोल है, तो तुम पोल से ए बी तक जाओगे और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये, ठीक है, इस डिस्टेंस को तुम क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से यहां तक का डिस्टेंस। और मान लो ये इमेज बना तुम्हारा ए डैश बी डैश, तो पोल से यहां तक आना है तुम्हें, पोल से यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको तुम क्या कहोगे? इमेज डिस्टेंस। एक सिंबल ध्यान रखना, U से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और V से इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से, और इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? चलो, ये है पोल। तो पोल से लेके ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हें ए बी दिख रहा है लिखा हुआ, यहां तक का डिस्टेंस जो होगा इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये ए डैश बी डैश नीचे ये दिख रहे हैं क्या? ये है इमेज। तो पोल से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस। और जहां फोकस होगा ऑब्वियसली उसे फोकल लेंथ कह देना, और सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस कह देना। अब इन सब में साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। साइन किस तरीके से कंसीडर करते हैं, ध्यान दो। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उस डायरेक्शन में तुम डिस्टेंस को लोगे पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम डिस्टेंस को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। यहां समझो, मैं यहां एक डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो कोई मिरर है और ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। तो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन ये होगी, ये हमारा पोल। मान लो यहां कहीं इमेज बना, ठीक है, तो इस डायरेक्शन वाली चीजों को तुम क्या लोगे? पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो उसे क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। तो अब तुम मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब तुम पोल से कहां आओगे? ऑब्जेक्ट तक आओगे। तो ये रहा पोल, अब तुम आ रहे हो किधर? ऑब्जेक्ट तक आ रहे हो। तो जब तुम पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो तो किधर जा रहे हो? इंसिडेंट रे इधर है और तुम किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो। क्या? ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया? नेगेटिव आया। अब देखो यहां पे ये बना तुम्हारा इमेज ए डैश बी डैश, ये बना तुम्हारा इमेज। अब तुम्हें इमेज डिस्टेंस मेजर करना है, तो इमेज डिस्टेंस के लिए भी तुम पोल पे पहुंचो और पोल से किधर चलना शुरू कर दो? इमेज की तरफ चलना शुरू कर दो। अब जब तुम पोल से इमेज की तरफ चलना शुरू करो तो देखो कि मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, उसके ऑपोजिट। तो देखो इंसिडेंट रे तो इधर है ना भाई, इधर, और तुम इधर जा रहे हो इमेज की तरफ, यानी अब भी तुम ऑपोजिट जा रहे हो। तो इमेज डिस्टेंस भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लोगे? तो नेगेटिव लोगे। और अगर मान लो तुम्हारा फोकस भी यहीं कहीं हुआ, ये मान लो फोकस है, तो फोकल लेंथ के लिए भी तुम इधर ही जाओगे, इधर इस डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया तुम्हारा? नेगेटिव हुआ। क्लियर? रेडियस भी तुम्हारा क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। अगर मान लो सेंटर यहीं कहीं है,
लेकिन अगर मान लो तुम्हारा इमेज इधर कहीं बन जाता है a डैश b डैश, तो अब तुम पोल से किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो क्या, यानी इमेज डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से इमेज की तरफ जाओगे। अब तुम्हारा इमेज है इधर a डैश b डैश ये वाला, ठीक है। अब तुम इधर जा रहे हो, इधर जाने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे तुम भी उधर जा रहे हो, तो इस कंडीशन के लिए जो तुम्हारा v होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, बात आ रही समझ में। चलो, तो ये है कुछ साइन कन्वेंशन के रूल जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट इज नेगेटिव। तो इंसिडेंट लाइट इधर है और तुम मान लो इधर जा रहे हो तो उसे क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। और इंसिडेंट लाइट इधर है और तुम भी इधर ही जा रहे हो तो उसे क्या लोगे, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखा है, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। क्लियर, सॉरी। अब यहां पे एक चीज और देखो, अब ये साइज की बात भी करते हैं। ये मान लो ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका कोई ना कोई तो साइज होगा, ए डैश बी डैश इमेज है, इसका भी कोई ना कोई साइज यानी कि लेंथ, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तुम लेंथ देख रहे हो तो उसे पॉजिटिव ले लो, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर तुम लेंथ देख रहे हो तो उसे क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये वाला जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है क्या, तो इसे क्या लोगे, पॉजिटिव। तो लिखा हाइट अपवर्ड पॉजिटिव एंड हाइट डाउनवर्ड इज नेगेटिव। क्लियर, तो ये है तुम्हारा छोटा सा एक साइन कन्वेंशन का रूल। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन v, u एंड f। तो v क्या है, तो v हमें बहुत अच्छे से पता है, v इज इमेज डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज u, तो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज f, f इज फोकल लेंथ। f क्या है, तो f है भाई तुम्हारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, वो जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला। यानी मान लो तुम्हें इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो मिरर फॉर्मूले के हेल्प से तुम निकाल लोगे। या इन तीनों में से कोई भी दो पता है, तीसरी चीज तुम्हें फाइंड करनी है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से वो तीसरी चीज तुम फाइंड कर पाओगे, ठीक है। इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्लियर, तो इसे तो याद रखना क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो तुम क्या करो, तुमने ऑब्जेक्ट लिया, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है ना, तो इमेज क्या हो रहा है, इमेज या तो इससे छोटा बन रहा है, या तो इससे बड़ा बन रहा है, या तो सेम साइज का भी बन जा रहा है। तो मैग्निफिकेशन बताता है कि भाई तुम्हारा जो इमेज है ना, वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है, घटा है, उस चीज को कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। तो देखो यहां पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर, तो मान लेते हैं इमेज का साइज h डैश, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, h। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन को डिस्टेंस के टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी माइनस v बाई u। तो एक डिस्टेंस तो है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा ये भी है माइनस v बाई u। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हारे मैग्निफिकेशन के जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। क्लियर, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, मैग्निफिकेशन की ही बातें करेंगे अब कुछ और। चलो, मैग्निफिकेशन का फंडामेंटल फॉर्मूला हमारा क्या है, साइज ऑफ इमेज, आई लिख देता हूं क्लियर होगा, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातें बिल्कुल सुनते रहना। ये मान लो मैंने कौन सा मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिया ए, इसका इमेज बन गया ये ए डैश बी डैश। ये जो इमेज बना वो कैसा बना, तो तुम कहोगे रियल बना और इन्वर्टेड बना, है ना। रियल इन्वर्टेड इमेज ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब रियल इन्वर्टेड इमेज ऐसे बना, यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट का साइज HO है
और इमेज का साइज एच आई है, तो क्या ये एच आई नेगेटिव होगा? होगा नहीं होगा बताओ मुझे? होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है, नीचे। प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू पुट करते हैं भाई। और एचओ जो होगा, क्या वो एचओ पॉजिटिव होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। तो अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा वो तुम क्या पुट करोगे? एच आई जो पुट करोगे वो नेगेटिव का पुट करोगे, और एच ओ जो पुट करोगे क्या पुट करोगे? पॉजिटिव का पुट करोगे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैग्निफिकेशन यहां नेगेटिव बन गया इस नेगेटिव साइन की वजह से। यानी अगर कहीं मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि जो तुम्हारा इमेज होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि जो इमेज होगा वो कैसा होगा भाई? रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होगा। क्लियर? अब यही जरा सी चीज दूसरी कंडीशन से भी सोचो। मान लो कि तुम्हारा जो इमेज है वो यहां कहीं बना, ए डैश बी डैश। तो अब जो इमेज है क्या वो ऊपर की तरफ है? तो ऊपर की तरफ है तो साइज ऑफ इमेज जो होगा विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो पहले से ही ऊपर है तो वो भी पॉजिटिव। यानी अब जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए क्या? तो दोनों के दोनों ही जब पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा। यानी अगर कहीं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इट मीन्स समझ जाओ कि इमेज तुम्हारा क्या बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। बात आई समझ में? तो मैग्निफिकेशन का जो साइन होगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे ये समझना कि इमेज का नेचर कैसा होगा। अगर मैंने कहा कि भाई एक कंडीशन है जिसमें मैग्निफिकेशन -2 दी हुई है, तो माइनस साइन दिख गया क्या तुम्हें? माइनस साइन दिखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इस कंडीशन में जो इमेज बन रहा है ना वो रियल है। क्लियर? और अगर मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन +2 है तो तुम्हें प्लस साइन दिख गया क्या? तो प्लस साइन दिखते ही तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव यानी इमेज मेरा क्या रहा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहा होगा। क्लियर? बात आई समझ में? चलो, तो ये चीजें पकड़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे एक चीज और भी तुम लोग समझाओगे। देखो क्या है, फिर से वही मैग्निफिकेशन की बातें चलेंगी। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लो मैंने कहा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? मान लो ये हमारा मिरर है कोई, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, या इधर भी इमेज बन सकता है। ये ए बी, ये ए डैश बी डैश, ये रियल है। और अगर मान लो वर्चुअल बनता है तो इधर कहीं ए डैश बी डैश ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है? अब जरा समझो, अगर मान लो कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि साइज ऑफ, ये तो तुम लोग को पता है कि ऊपर वाला टर्म होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला टर्म क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो जो वैल्यू आएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। और अगर मान लो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया न्यूमरेटर से, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है? लेस देन 1। ये तुम लोग को देखो पता होना चाहिए, बेसिक बात है कि अगर न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म अगर हमारा ज्यादा है तो वैल्यू क्या होती है? 1 से ज्यादा। और ऊपर वाला टर्म अगर हमारा छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो वैल्यू क्या होती है? 1 से कम। अब ये भी तो मैग्निफिकेशन के जरा फॉर्मूला देखो यहां पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे क्या है? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो अगर किसी तरीके से मैंने कहा मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा होगा और नीचे डिनोमिनेटर कम होगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज ज्यादा होगा। अगर कहीं मैंने कहा मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी 1 से ज्यादा का मतलब साइज ऑफ इमेज क्या होगा? ज्यादा एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज ज्यादा, यानी कि तुम्हारा जो इमेज हो गया वहां इनलार्ज्ड हुआ है। इमेज क्या हुआ? इनलार्ज्ड हो गया। बात आई समझ में? लेकिन अगर मैं यही कहूं कि इमेज इज लेस देन 1, सॉरी मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1,
तो मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाली क्वांटिटी अब छोटी हो गई है। देखो ना, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अब जो है साइज ऑफ इमेज छोटा हो गया है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया है। बात आई समझ में? तो यहां पे जो तुम्हारा इमेज है वो क्या हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया, छोटा हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया। बात आई समझ में? डिमिनाइज्ड हो गया, ये छोटा हो गया। क्लियर? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि मैग्निफिकेशन ना तो भाई लेस देन 1 है ना ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1, तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 कब होगा? तभी होगा ना जब हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो दोनों कट के 1 आ जाएंगे। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब है कि ये सेम साइज के होंगे। बात आ गई समझ में? क्लियर? तो ये दो चीजें पकड़ लेना। दो चीज कौन कौन से, कि भाई हमारा इमेज मैग्नीफाइड, डिमिनाइज, सेम साइज कब होगा? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो समझ जाओ इमेज क्या हो गया, तुम्हारा मैग्नीफाइड हो गया, यानी कि बढ़ गया, उसका साइज इनलार्ज हो गया। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, यानी कि क्या हो गया, डिमिनाइज्ड हो गया, उसका इमेज का साइज छोटा हो गया। और अगर इक्वल्स टू 1 है तो वो सेम साइज होगा। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? इससे पीछे हमने क्या सीखा भाई, ये सीखा अगर मैग्निफिकेशन हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यहां पे लिखा है इमेज रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर? अब इसको मैं एक छोटे से चार्ट में लिख देता हूं जो तुम लोग के लिए थोड़ा आसान होगा। हाँ, यहां लिखते हैं ध्यान से समझना, ऐसे बनाता हूं मैं इसे। एम, अगर m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब समझ जाओ कि जो इमेज होगा वो क्या होगा भाई, वर्चुअल और साथ के साथ इरेक्ट। और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव हुआ तो इमेज क्या होगा, रियल और साथ के साथ इनवर्टेड। क्लियर? हाँ, एक और चीज यहां समझो, अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है तो समझ जाओ तो तुम्हारा इमेज हुआ है वो मैग्नीफाइड हो गया, या इमेज जो है वो इनलार्ज्ड हो गया। और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 है तो वो सेम साइज का रहेगा। और अगर तुम्हारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हुआ है तो समझ जाओ जो तुम्हारा इमेज है वो डिमिनाइज्ड हो गया है, इमेज इज डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये कुछ मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बातें करी हमने, तो इसको तो बिल्कुल टेस्ट पे कर लेना है। अब मैं इससे रिलेटेड तुमसे ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, यही पूछता हूं, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने तुम्हें दिया कि मैग्निफिकेशन जो है ना मान लो -2, ठीक है? तो मैं तुमसे पूछता हूं कि इमेज का नेचर क्या होगा और इमेज का साइज क्या रहा होगा। तो तुम्हें दिमाग में यह आ रहा होगा कि माइनस साइन दिख रहा है मुझे मैग्निफिकेशन के अंदर, तो माइनस साइन का मतलब कि मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो उसका नेचर कैसा रहा होगा इमेज का, तो तुम कहोगे रियल एंड इनवर्टेड, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है? और मैं कह रहा हूं कि इमेज का साइज बताओ, तो तुम्हें लग रहा होगा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, एंड -2 इज लेस देन 1, -2 इज ऑब्वियसली क्या है, लेस देन 1 है। तो -2 अगर लेस देन 1 है और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इमेज कैसा होता है, तो इमेज होता है भाई हमारा डिमिनाइज्ड। इमेज क्या होता है, डिमिनाइज्ड होता है। क्लियर? ऐसा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हें ये लग गया ना तो फिर ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। यानी कि m इक्वल्स टू जो -2 दिया हुआ है ना, इसमें माइनस साइन को सिर्फ और सिर्फ नेचर देखने के लिए यूज करना। बात है समझ में? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करोगे, नेचर देखने के लिए यूज करोगे। लेकिन जब वैल्यू की बात होगी ना तो सिर्फ ये जो 2 लिखा है इसको कंसीडर करना, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 2 कंसीडर करो। अब 2 क्या है, 2 तो ग्रेटर देन 1 है, यानी जो तुम्हारा इमेज है वो क्या हुआ, इनलार्ज्ड हुआ है। यानी मैग्निफिकेशन के आगे जो माइनस या प्लस साइन है उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेचर को डिस्क्राइब करना, कि जो तुम्हारा इमेज बना है
वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा या रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इस चीज को डिस्क्राइब करेगा वो। लेकिन अगर ये जो वैल्यू की बात है ना, उस वैल्यू को सिर्फ साइन से हटके अकेले देखा करो कि अकेले देखने पर वो वैल्यू मुझे ग्रेटर देन 1 दिख रही है या नहीं दिख रही है। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनलार्ज्ड, और अगर वो वैल्यू क्या है लेस देन 1 है तो डिमिनाइज्ड। जैसे कि मान लो मैंने कहा m इक्वल्स टू -1/2, तो माइनस साइन दिखते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो मेरा इमेज है वो क्या है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और वैल्यू जो है उसके लिए सिर्फ तुम किसे देखोगे, 1/2 के। तो 1/2 इज लेस देन 1, यानी अब मेरा इमेज जो है वो क्या हुआ, डिमिनाइज्ड हो गया। इमेज जो है वो क्या हुआ, डिमिनाइज्ड हो गया। क्लियर बात आई समझ में? तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है उनको हमें पकड़ना, उनको ध्यान रखना है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब बात करते हैं साइन UVF की। अब देखो इनके कुछ साइन सिंबल होते हैं जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो ये कौन सा मिरर है, तो ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर ना मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन कौन सी है, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे जाएगी। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। एक और लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ करी, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है और इस पे रिफ्लेक्ट इस तरीके से होंगी। इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, दिस पॉइंट इज फोकस। तो कॉनकेव मिरर के अंदर ये ध्यान दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया हुआ है 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, उसे बिना सोचे समझे तुम नेगेटिव सोच लो। क्लियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा इधर ही होगा। क्लियर, इधर ही तो होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम हमेशा पोल से जब मेजर करने जाओगे इधर ही तो मेजर करोगे। ये रहा पोल, पोल से मेजर करोगे इधर ही जाओगे, नहीं हमेशा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाओगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर बात कॉनकेव की हो रही है, तो कॉनकेव में फोकस मुझे इधर मिलता है। इधर मिलने का मतलब इंसिडेंट रे इधर है और फोकस के लिए तुम इधर आ रहे हो, तो फोकस इसका क्या होगा, नेगेटिव। और इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पोल से तुम इधर आ रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो रेडियस भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस भी पॉजिटिव होता है। एक छोटा सा रिलेशन होता है, ध्यान रखो, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, या रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। इस चीज को याद रख ले। ठीक है, इसके बाद U हो गया। V की बात करते हैं, तो V हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो V तुम्हें इधर मिला तो ऑब्वियसली इमेज डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कब होगा, जब वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और पॉजिटिव भी मिल सकता है यहां पे, अगर मान लो इमेज तुम्हें इधर कहीं बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया, तो वर्चुअल इमेज बनने का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव होगा। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो इमेज विल बी पॉजिटिव। तो ये है तुम्हारा कॉनकेव मिरर के कुछ साइन। और यहां पे क्या होगा, V जो होगा तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना तुम यहां पे। क्लियर, तो दोनों के साइन ध्यान रखोगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अब ना हमने पता है क्या किया, रिफ्लेक्शन और मिरर के सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पूरा अच्छी तरीके से समझा। लाइट के अंदर दो फिनोमेना हमें पढ़ने थे, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टकरा के वापस सेम मीडियम में चली जाए, और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो टकरा के दूसरे मीडियम में चली जाए, है ना, वो रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना हमने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट के साइज को मैं HO लिख दूं, 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है भाई, मान लो मैंने लिया ये कॉनकेव मिरर, ठीक है, और कॉनकेव मिरर के फ्रंट में सामने में मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट है AB, जिसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर, वो रखा हुआ है।
और मिरर से कितनी दूरी पे है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 27 सेंटीमीटर। क्लियर? अभी साइन में पुट करूंगा। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ भी कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should be a screen placed so that a sharp focus image can be obtained? अब ये कह रहा है कि इस मिरर से कितनी दूरी पे मैं एक स्क्रीन को रखूं ताकि वहां पे मेरा एक शार्प इमेज बने, ठीक है, शार्प और फोकस्ड इमेज बने। यानी बेसिकली तुमसे पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज कहां बनेगा, जहां पे स्क्रीन होगा। तो इमेज डिस्टेंस होगा वही जो स्क्रीन का डिस्टेंस होगा। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है वी यानी कि इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ओके, साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है और नेचर भी पूछ रहा है। क्लियर? तो क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लिया हमने, और क्या पूछ रहा है ये लिख लिया हमने। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से पढ़ो और उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया उसे लिखो और क्या पूछ रहा है उसे लिखो, और फिर इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाओ, कनेक्टिविटी बनाओ कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन मैंने कहां पढ़ा था। जैसे मुझे क्या क्या गिवन है, u पता है, f पता है, और मेरे से पूछ के आ रहा है v। तो u v f का रिलेशन क्या मैंने मिरर फॉर्मूले में पढ़ा था क्या सॉरी, मिरर फॉर्मूले में पढ़ा था क्या। तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर? बात आई समझ में? ओके, एक चीज और पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज दिया हुआ क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन मैंने मैग्निफिकेशन में पढ़ा था क्या, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की भी बातें हो रही है। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर साइन लेनी है जो भी वैल्यू पुट है। तो ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा होता है ऐसे, तो ये प्लस साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा मिरर है, तो देखो ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का अभी अभी हमने क्या सीखा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो नेगेटिव और कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव। क्लियर? अब हमें v निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। क्लियर? मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं बहुत अच्छे से, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू पता है क्या, u की वैल्यू कितनी है, -27 पुट कर दिया मैंने, -27 माइनस को बीच में लिख दिया इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f f कितना है, -18। क्लियर? तो माइनस को यहां लिखा, तो 1/v इक्वल्स टू -1/18 प्लस 1/27। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसे मैं सॉल्व कर सकता हूं? तो हाँ, सॉल्व कर लो। यहां से चाहो तो तुम 3 कॉमन भी ले सकते हो। 1/v इक्वल्स टू 1/3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आएगा, 1/6 प्लस, अच्छा यहां से 9 कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा। अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा ना, तो यहां क्या बचेगा, इरेज करते हैं। अगर मैंने इन दोनों से 9 कॉमन लिया तो यहां आ गया 2 और यहां क्या आ गया, 1/ माइनस का 1/2 और प्लस का 1/3। तो 1/v इक्वल्स टू 1/9। अब एलसीएम लो, तो क्या आ गया यहां पे, -3 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 2 क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर? सॉल्व कर 1/v इक्वल्स टू -3 प्लस 2 यानी -1। तो ये आ गया माइनस, ऊपर तो क्या बचा, -1 और नीचे हमारा क्या है, 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, -1 और 9 6 कितना होता है, 654। क्लियर? तो v की वैल्यू कितनी आई, रेसिप्रोकल कर दो, -54 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आई क्या, तो v की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -54 सेंटीमीटर। यानी v जो आ रहा है क्या वो नेगेटिव आया क्या? अब मैंने बताया था अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो तो इमेज समझ जाना क्या होगा तुम्हारा, रियल एंड इन्वर्टेड बना होगा। तो इमेज हमारा कैसा है भाई, नेचर पता लग गया क्या, रियल एंड इन्वर्टेड।
तो दो चीजें पता लगी, एक तो v हमने पता कर लिया और एक नेचर पता कर लिया, एक रह गया साइज रह गया। तो साइज के लिए मैं तुम्हें एक रिलेशन बताता हूं। m का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और विच इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u था क्या भाई। हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, यहां से साइज ऑफ इमेज होगा माइनस वी अपॉन यू इंटू में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा कर देंगे तो आंसर मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। अब ऐसा कर दो तो एच आई इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस साइन देखो पहले सही है और v में भी माइनस है, तो ऊपर वाला तो माइनस बन जाएगा प्लस का, लेकिन नीचे u आ रहा है, तो u तो तुम्हारा माइनस का 27 है, तो फिर से इस पे एक माइनस तो रह ही जाएगा। और इनटू में क्या है, HO यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 7। अब भाई इसे काटापीटी करो और साइज ऑफ इमेज तुम्हारा आ जाएगा, और जो साइज ऑफ इमेज आएगा उसका आंसर सिंपल मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 9 से सबको काट देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज भी हमने निकाला, v निकाल लिया और नेचर बता दिया। तो इस तरीके से तुम करोगे क्वेश्चन किसके, मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहां से भी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कुछ इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कॉनकेव मिरर है, फिर से मिरर है। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्निफाइड रियल इमेज of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। ध्यान से कह रहा है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये रहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है और कह रहा है जो इमेज बना ना वो 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज है। मैग्निफाइड का मतलब उसका जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के 3 गुना है, क्लियर, और रियल है। तो रियल होने का मतलब क्या है, रियल होने का मतलब ये है कि भाई मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि रियल इमेज का मतलब ही क्या हुआ, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, बताया था मैंने तुम्हें। यानी v भी इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहीं से बता दो तुम, क्योंकि v नेगेटिव होने का मतलब इमेज रियल होता है। तो यही कह रहा है वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी तुमसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है ये, क्लियर। अब ध्यान दो, कभी भी तुमसे ये कहना कि एक इमेज जो है 2 टाइम मैग्निफाइड, 3 टाइम मैग्निफाइड, 5 टाइम मैग्निफाइड हो जाए, तो ये 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम मैग्निफाइड का मतलब होता है कि तुम्हें वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रहा है, क्लियर। किसकी वैल्यू दे रहा है, वो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे रहा है। तो इसने कहा है कि जो तुम्हारा इमेज है वो कितने टाइम मैग्निफाइड हुआ, 3 टाइम, यानी मैग्निफिकेशन किसने तुम्हें कितनी वैल्यू दे दी, 3 दे दी। लेकिन साथ के साथ इसने ये भी कहा है कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तो -3 पुट करोगे। बात आ गई समझ में, ठीक है। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -3, मैग्निफिकेशन क्या है, फॉर्मूला होता है -v अपॉन यू, ये हमने पढ़ा है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो -v अपॉन यू इक्वल्स टू -3, क्लियर। क्योंकि हमें निकालना v है और हमें पता क्या है, u पता है, और ये 3 टाइम का मतलब मैग्निफिकेशन पता है हमें 3, यानी -3, क्योंकि रियल इमेज है। तो मैग्निफिकेशन और u पता है, निकालना v है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही होता है -v अपॉन यू, वो हमने पुट किया। तो -v अपॉन यू, तो माइनस से माइनस तो उड़ा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो v बचा, u बचा, u की वैल्यू कितनी, तो u की वैल्यू है 10, और इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो u तो हमेशा तुम क्या लोगे, नेगेटिव साइन के साथ ही लेना है तुम्हें। तो u मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ पुट कर दिया, 10 इक्वल्स टू 3। अब दूसरी तरफ भेजो तो क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर, यानी जो इसका इमेज है वो कहां बनेगा, -30 सेंटीमीटर, यानी इधर कहीं पे बनेगा, ऐसा, क्लियर। बात आएगी समझ में। चलो एक और क्वेश्चन ले, तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि मैग्निफाइड अगर कभी कहे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, इसका मतलब वो तुम्हें क्या गिवन है, मैग्निफिकेशन गिवन है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक प्लेन मिरर है हमारे पास, क्या है, एक प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, +1, ठीक है। व्हाट डज इट मीन,
चलो प्लस प्लस साइन का मतलब क्या है कि कभी भी मैग्निफिकेशन में अगर साइन प्लस दे दे, तो मैंने बताया था प्लस साइन का मतलब है कि उसका जो इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्लियर? उसका जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साथ के साथ एक चीज और कि अगर उसका मैग्निफिकेशन प्लस के साथ साथ जो वैल्यू है वो 1 है, तो मैग्निफिकेशन 1 आने का मतलब मैंने बताया था क्या है कि इमेज जो है वो सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, यानी साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही कह रहा था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, यानी मैग्निफिकेशन जो प्लेन मिरर ने प्रोड्यूस किया कितना है, +1 है। तो इसका मतलब क्या है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी ना अभी, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होगा उसी साइज का इमेज बनेगा। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेम, यानी मैग्निफिकेशन 1, और इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए पॉजिटिव साइन। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इमेज इज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात आगे समझ में? तो ये हमने कुछ रिफ्लेक्शन और मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज की जो क्लास है ना हमारी, आज की क्लास में हमने इस लाइट चैप्टर का एक फिनोमिना जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको बहुत अच्छे से समझा है, डिटेल में समझा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो इसे चैप्टर को हमने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन पार्ट को खत्म कर लिया। तो आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन पार्ट तक ही रखते हैं। इसका एक और वन शॉट हम बनाएंगे जिसके अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, घर पे बहुत अच्छे से पढ़ना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ट्राई करना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी लेना, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और अगर आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय।